वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है धीरज द्विवेदी, आप देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर गेन कराएगा। ध्यान रहे, ये ईवीएस पार्ट देख रहे हैं आप, और ईवीएस की एक ऐसी वीडियो जो 15 नंबर, कहना बड़ा आसान है क्योंकि एक टॉपिक से 15 नंबर नहीं, याद रखिए टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक नहीं कई टॉपिक देखने को मिलेंगे। और याद रखना है कि जैव विविधता को पूरा पढ़ाने के बाद जैव विविधता टॉपिक से क्वेश्चन और एक ऐसा मॉडल पेपर भी हमने साथ में लेकर रखा है जो सारा ईवीएस कवर कर लेगा। आइए आपको दिखाता हूं कि कंटेंट की क्वालिटी क्या है। जब आप कंटेंट पढ़ेंगे तो चित्रात्मक कंटेंट पढ़ेंगे। किसी भी तरह का जो कंटेंट है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बहुत, क्योंकि यूपी टेट एग्जाम में टू दी पॉइंट फैक्ट पूछा जाता है। ध्यान रखिए, ईवीएस की प्लेलिस्ट बना दी है और 20 वीडियो हमारी ईवीएस की यूपी टेट पर भारी पड़ेंगी। एक क्वेश्चन बाहर अगर आ जाए तो पढ़ाना बेकार है दोस्तों। यूपी टेट में 20 वीडियो आपको ईवीएस की पढ़ लेनी है प्लेलिस्ट में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर कंटेंट को बहुत अच्छा पढ़ना है, चित्रात्मक पढ़ना है, चित्रात्मक शैली के साथ पढ़ना है, और जब भी कंटेंट खत्म होता है तो उनके क्वेश्चंस भी करना है। ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद जब हम कर लेंगे तो एक यूपी टेट का महाअभ्यास इसी प्रश्न पत्र को देखेंगे, और वो महाअभ्यास कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा जिसमें सारे चैप्टर, 14 प्रश्न इस चैप्टर से, 19 प्रश्न इस चैप्टर से, 11 प्रश्न इस चैप्टर से, 6 प्रश्न इस चैप्टर से, कुल मिलाकर 50 प्रश्न करेंगे बाद में, ठीक है ना। उसके पहले, सबसे पहले हम गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में हैं, तो याद रखें ये चैप्टर बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। आर यू रेडी? सभी को नमस्ते, सभी को आदाब, सभी को राधे राधे और जय महाकाल। दोस्तों चलिए, आपका भाई धीरज द्विवेदी, सभी भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिकाएं और सेवारत शिक्षक शिक्षिकाएं ध्यान से पढ़िए। एक बार छाप देंगे माइंड में, दोबारा आपको कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, स्टार्ट करता हूं आज का ये चैप्टर। उससे पहले हम बात करेंगे, टीचर्स बैच आपने ज्वाइन किया है, कल आपके नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। सारे लोग टीचर्स बैच से कल या परसों, हाँ 2 बजे हमने आपको वादा किया है, 2 बजे प्रोवाइड हो जाएंगे, है ना, परसों वाले दिन। 9628238404 पर हाई यूपी टेट व्हाट्सएप कर देना, जो लिंक मिल जाए उससे आप अपना कोर्स ज्वाइन कर लेना। कंप्लीट बैच मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करता हूं आज का ये टॉपिक, जैव विविधता। सबसे पहले जैव विविधता को पढ़ता हूं कि जैव विविधता एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में जैव विविधता है क्या। अंत में हम आपका कमेंट लेंगे, और कमेंट ऐसा लेंगे कि आप अपने कॉन्फिडेंस को ये कहेंगे कि सर मजा आ गया। देखो, जैव विविधता को जब पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले आप ये देखिए इस सर्कल में क्या दिख रहा है। इस सर्कल में पेड़ पौधे हैं, इस सर्कल में पशु पक्षी हैं, इस सर्कल में कीड़े मकोड़े हैं, इस सर्कल में सूक्ष्म जीव हैं। या मैं ये भी कह सकता हूं कि जैसे जहां पर बारिश ज्यादा होती है तो आप क्या कहते हो, पेड़ हरे भरे रहते हैं। पेड़ ज्यादा होंगे तो जीव जंतु ज्यादा होंगे, जीव जंतु और पेड़ ज्यादा होंगे तो पशु पक्षी ज्यादा होंगे। कुल मिलाकर यह देखा जाए कि वैरायटीज जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। अब समझिएगा, हमारे आसपास मौजूद सभी जीवित प्रजातियों का संपूर्ण समूह, या जैव विविधता का मतलब होता है नंबर ऑफ वैरायटीज, जहां पेड़ पौधे, जीव जंतु या कीड़े मकोड़े सब कुछ आपको देखने को मिलते हैं, ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं, उसे आप जैव विविधता कहेंगे। आ जाओ, जब हम जैव विविधता की बात करते हैं तो मुझे आसान भाषा में जैव विविधता को बताने में आपको बड़ा हर्ष होगा, बड़ी बड़ी खुशी होगी। देखिए, इस क्षेत्र में देखिएगा आपको पशु पक्षी भी हैं, जीव जंतु भी हैं, यानी वही, और पेड़ पौधे भी हैं, सब कुछ देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो जैव विविधता को इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता। अब जीवन की विविधता में ही ये पक्षी भी सांस लेगा, सरवाइव करेगा, ये
जीव जंतु भी सरवाइव करेंगे, ये पेड़ पौधे भी सरवाइव करेंगे। अब जीवन की विविधता का मतलब, इसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधे हो सकते हैं, नीम का हो सकता है, आम का हो सकता है, बबूल का हो सकता है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का होना, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का होना, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का होना जैव विविधता है। बोलो, एक बार में खत्म हो गया दोस्तों कि जैव विविधता समझ ही नहीं आता था ये विविधता क्या है, जैव क्या है। दोस्तों ये बात याद रखना कि जब पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पौधे हों, विभिन्न प्रकार के जानवर हों, विभिन्न प्रकार के जो आपके सूक्ष्म जीव हों और उनके जीन, उनके द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र शामिल होता है या इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, उसे ही आप जैव विविधता कहते हैं। इतना तो है ना। अभी एग्जाम्पल देंगे, विश्व स्तरीय एग्जाम्पल देंगे, आपके घर से एग्जाम्पल देंगे, भारत में एग्जाम्पल देंगे, सारे एग्जाम्पल दूंगा। चलिए, तो मैंने आपसे कहा कि जो एनवायरमेंट में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव और विभिन्न प्रकार के इंसान, विभिन्न प्रकार के कुत्ते, विभिन्न प्रकार की बिल्लियां, विभिन्न प्रकार की गाय, अगर ये सब है तुम्हारे माइंड में, वही जैव विविधता है, वही बायोडाइवर्सिटी है दोस्तों। क्लियर? बोलो एक बार क्लियर, रेड हैंड्स दिखा दो, चलता हूं दोस्तों। तो ये सभी मिलकर जैव विविधता बनाते हैं। अब आ जाओ पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर आएंगे कि ये जैव विविधता शब्द कौन व्यक्ति देकर गया। यूपी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, मिस्टर विल्सन से पूछता है, मिस्टर वॉल्टर जी रोजन से पूछता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब एग्जाम में यह पूछा जाए कि जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी शब्द, इसको क्या कहेंगे? इसी को हम ये कहेंगे जैव विविधता। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम जैव विविधता कहेंगे दोस्तों। तो जैव विविधता शब्द को किसने दिया है? मिस्टर वॉल्टर जी रोसन ने दिया है। कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। याद रखिएगा, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है, बहुत 2-3 बार पूछ चुका है कि जैव विविधता शब्द वॉल्टर जी रोसन ने दिया है ना। रोजन हो सकता है, रोशन हो सकता है, एक ही चीज है, वॉल्टर नहीं भूलना है। वॉल्टर जी रोजन, वॉल्टर जी रोशन एक ही बात है। जब आप रोशन कहते हो तो आप इंग्लिश में आ जाते हो, यहां पर सा बनकर भी आता है, ध्यान रखना, एक ही चीज होती है। क्लियर है? कब दिया है? 1985 में दिया है। लेकिन प्रश्न यहां से एक और बनता है, कॉन्सेप्ट को रिपीट किया जाए दोस्तों, कॉन्सेप्ट को रिपीट किया जाए कि 1988 में एक संकल्पना, यानी कोई व्यक्ति है, मिस्टर विल्सन यानी एडवर्ड विल्सन नाम का एक व्यक्ति है जो 1988 में इस संकल्पना को पहचानता, यानी इस संकल्पना को पहचान मिली। अब बोले कि सर ये व्यक्ति तो सबसे पहले 85 में शब्द लेकर आ गया था और यहां पर तो 85, 86, 87, 88 3 साल बाद जो है ये एडवर्ड विल्सन क्या कर रहे हैं। तो समझो, अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया, तो मिस्टर वॉल्टर जी रोजन या रोसन। कंप्लीट ना माइंड में। और अगर प्रश्न में यह पूछा जाए कि जैव विविधता को आगे किसने बढ़ाया, जैव विविधता जो है किसकी वजह से लोग जाने कि जैव विविधता होती है, यानी जैव विविधता की संकल्पना को प्रसिद्धि किसके द्वारा मिली, तो जैव विविधता को प्रसिद्धि मिलती है एडवर्ड विल्सन ने। इन्होंने केवल नाम दिया, इन्होंने उस पर काम किया। यह फर्क है विल्सन एंड मिस्टर वॉल्टर जी रोसन। बहुत आसान भाषा, अगर कोई भी दिक्कत मेरे वर्ड में आ रही है तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मुझे बता देना कि यहां समझ नहीं आया, आपका भाई समझाएगा। एक उदाहरण देता हूं कि जैव विविधता है क्या, दैनिक एग्जाम्पल में देता हूं। हमने बताया कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े, इंसान वगैरह वगैरह, नंबर ऑफ वेराइटीज, कार्ड बायोडाइवर्सिटी। प्रश्न बनता है यहां पर, पॉइंट को नोट किया जाए माय लॉर्ड। यह कहता है कि दैनिक जीवन में विविधता के विभिन्न स्तर, यानी एक बगीचे के उदाहरण में अगर देखा जाए तो गुलाब भी है, गेंदा भी है, गुलाब भी है, गेंदा भी है, कमल भी है, और हमने कहा कि तितलियां भी हैं, उस पर फूलों के ऊपर मंडराती भौरे भी हैं विभिन्न प्रकार के, आम भी है, केंचुआ का एक साथ रहना, यानी क्योंकि इन चीजों को क्या है ना, पोषण के लिए, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए
ये केंचुआ भी है। तो इस तरह सारी चीजों को आप देख रहे हो, तो इसे आप पारिस्थितिकी विविधता या जैव विविधता कहते हैं। बोलो क्लियर है ना प्यारे साथी, मेरी बात को समझ रहे हैं ना? इस चीज को ध्यान में रखिएगा, पॉइंट को। हाँ ठीक है, हाँ आरोही परसों नरसों मिल जाएंगे आपको, परसों 100%। अब आ जाओ, इस चीज को याद रखना है। चलो भाई पॉइंट को नोट किया जाए। अब इधर देखो, पालतू जानवर में विविधता, यानी एक ही कुत्ता प्रजाति लेकिन नस्लें अलग अलग होना, तो इस तरह के दैनिक जीवन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। कॉपी पेस्ट नहीं, पॉइंट को नोट कीजिएगा माइंड में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपके दैनिक जीवन से संबंधित, हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए कि भारत में जैव विविधता के क्षेत्र में, यानी सबसे ज्यादा जैव विविधता भारत में कहां पर है, ऐसा स्थान बताओ जहां पर ये चीजें सबसे ज्यादा हों। तो 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, यूपी टेट एग्जाम में, कि भारत में वो स्थान बता दो जहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा हो, दूसरा दुनिया में वो स्थान बता दो जिसमें जैव विविधता सबसे ज्यादा हो। सबसे पहले एक पॉइंट को माय लॉर्ड नोट कीजिएगा, एक पॉइंट है पृथ्वी का। इस पृथ्वी को देखिए ध्यान से। पृथ्वी को जब ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी एक पृथ्वी में बनाने की कोशिश करता हूं, और जब मैंने ये पृथ्वी बनाई ना, तो ये इस तरह की पृथ्वी है। पृथ्वी को अगर हम बीचों बीच से, प्यारे साथी अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूं कि पृथ्वी को अगर आप बीचों बीच से काट देते हो तो ये 0 डिग्री हो जाता है, और इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जिसको 0 डिग्री कहते हैं, वो भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा है। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि जैव विविधता में सबसे बड़ा क्षेत्र पृथ्वी पर कौन सा है, तो यही है भूमध्य रेखा। दोस्तों भूमध्य रेखा क्यों? क्योंकि यही भूमध्य रेखा दोस्तों, यही वाला जो क्षेत्र है पृथ्वी के बीचों बीच का जो इलाका है ना, इस क्षेत्र में रोजाना बहुत मात्रा में 12 से लेकर 2 बजे, दोपहर के 12 से 2 तक, यहां 365 दिन, दोपहर 12 से 2 या 3 बजे तक, दोपहर का जो 2-3 घंटे का समय होता है ना, उसमें 2 से 3 घंटे तक 365 दिन वर्षा होती है, बारिश होती है, और बहुत तेज बारिश होती है। वर्षा होने के बाद एक और चीज, बहुत तेज कड़क धूप निकलती है, यानी इंसान झुलस जाए। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है ना, तो दोस्तों याद रखना, जब वर्षा रोज हो, अच्छी धूप मिले, तो पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में होंगे, प्रजातियां हर तरह की विद्यमान होगी। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर है? विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। नोट कर लेना, भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, या इसे ही 0 डिग्री कहते हैं। कंफर्म? यही अगर वर्षावन लिखकर आ जाए कि सबसे बड़ा दुनिया का जैव विविधता क्षेत्र, तो यही दोस्तों पृथ्वी के बीचों बीच क्षेत्र में अमेजन के वर्षावन आते हैं, और इन्हें कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। यही क्वेश्चन भी बन गया कि पृथ्वी का फेफड़ा, यूपी टेट में चुनिंदा प्रश्न है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो बताइए, अमेजन वर्षावन को कहा जाता है। यहां पौधों की 40,000 से ज्यादा प्रजातियां, 1300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां, लाखों कीड़े मकोड़े, अरबों जो है आपको अलग अलग प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। बोलो क्लियर हो गया? पॉइंट्स नोट कर लिया आपने माइंड में? चलो, तो ये तो विश्व का हो गया। अब आ जाओ भारत में। भारत की जब आप बात करते हो दोस्तों, तो दुनिया में देखो, मैंने अभी आपसे कहा कि दुनिया की जब हम बात करेंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पर देखने को मिलेगा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा जैव विविधता। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता केरल में देखने को मिलेगी दोस्तों, केरल में देखने को मिलेगी। और केरल में एक वैली है जिसको कहा जाता है शांत घाटी। और यही शांत घाटी जो है सबसे ज्यादा जो है, यानी
आपकी जैव विविधता का क्या है, उदाहरण है दोस्तों। ये बात दिमाग में बैठा लेना। मैं आपसे एक और क्वेश्चन यहीं पर पूछ लेता हूं। अगर प्रश्न में आए कि केरल ऑप्शन नहीं हो और शांत घाटी भी ऑप्शन नहीं है, तब क्या लगाओगे? तो ध्यान रखना, ये दोस्तों देखो, ऊपर हमेशा जब हम मैप सीधा करते हैं तो ये उत्तर होता है, और ये दक्षिण होता है, और ये पूरब होता है, तो ये पश्चिम हो गया। तो प्रश्न ये बन सकता है कि जैव विविधता भारत में सबसे ज्यादा कहां? तो दोस्तों पश्चिमी घाट पर होगा। कहां पर होगा? पश्चिमी घाट पर। दोस्तों ये याद रखिएगा, प्रश्न को नोट किया जाए माय लॉर्ड। अगर प्रश्न में पूछेगा विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता, प्रश्न नंबर पहला विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री, एक ही हो गया। प्रश्न नंबर 2, जैव विविधता में कौन सा वन? अमेजन वर्षा वन। प्रश्न नंबर 3, विश्व हो गया, पृथ्वी हो गया, भारत में आओ, पृथ्वी के अंदर आओ भारत में, क्योंकि हम भारत में आते हैं और भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है शांत केरल में, यानी केरल में। चौथा क्वेश्चन, केरल में कहां? शांत घाटी, साइलेंट वैली। पांचवा क्वेश्चन, ना केरल है ना शांत घाटी है, तो पश्चिमी घाट, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट है, और ये वाला जो है आपका ईस्टर्न इलाका, ये वेस्टर्न इलाका। ये आप जानते हो कि ये नॉर्दर्न पार्ट है, ये नॉर्दर्न पार्ट है दोस्तों, और ये क्या है ना, ईस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जब जाते हो तो यहां पर भी भारत में जैव विविधता पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलती है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जो है आपके वेस्टर्न पार्ट, पश्चिमी घाट, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल इधर है, पश्चिमी घाट इधर है, पश्चिम बंगाल में भी जैव विविधता है, पश्चिमी घाट में भी जैव विविधता है। तो दोनों तरह के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। यहां कौन? शेर जैसी पूंछ वाले बंदर, है ना, दुर्लभ औषधि पौधे, तितलियां और तमाम ऐसे पौधे प्रजातियां, जीव जंतु रहते हैं। सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है, खारे पानी के मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन कहां पर उत्पन्न होते हैं? जहां पर तटीय इलाका होता है, तटीय इलाका होता है। यह बात याद रखना। रवीना यादव, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, है ना। मेढक जैसा मुंह है और मेढक ही जैसा कर्तव्य करोगी जाके वहां, ऐसा ही करोगी। हंस रही हो कमेंट बॉक्स में मेढक का इमोजी भेज के, यूपी टेट के रिजल्ट में मेढक बना दूंगा आपको, समझ रहे ना यार, ठीक है ना। वैसी आवाज बुलवाऊंगा। फिर आ जाओ यहां पर, खारे पानी के मैंग्रोव वन, रॉयल बंगाल टाइगर, क्योंकि यहां पर पूछा जाए, कभी आपसे ये पूछा जाए यूपी टेट में, रॉयल बंगाल टाइगर कहां पर है? सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। पूछा जाए कि मैंग्रोव वन कहां उत्पन्न होते हैं, तो मैंग्रोव वन दोस्तों ये तटीय, जो पानी, क्योंकि ये पानी है पूरा, ये क्या है? ये दोस्तों बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, ये हिंद महासागर है। और जब ये हिंद महासागर है तो इसमें जो किनारा है ये भारत का, भाई यही तो भारत है। और यही भारत जब है तो इसमें जो किनारा है ना, इसको कटने से रोकने के लिए, या भारत में मैंग्रोव क्षेत्र जो है, मैंग्रोव वन पाए कहां जाएंगे? यही वाले किनारे पर पाए जाएंगे। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन, तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पूछ ले तो पश्चिम बंगाल में हो जाते हैं, ठीक है। याद रखता, जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के लिए, यानी जैविक जीवित जो आपका जीव संरक्षण हो, चाहे आपके पेड़ पौधों की प्रजातियों का संरक्षण हो, तो जब भी आप जैविक संसाधन के संरक्षण की बात करते हो, जीव जंतु के संरक्षण की बात करते हो, औषधि के जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधों के, क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही नेटवर्क? एक बार मेरे को बता दो, क्लियर नहीं है? क्या दिक्कत आ रहा? एक बार मैं देख लेता हूं कमेंट बॉक्स में। ऑल क्लियर एक बार बताओ, रेड हैंड्स देखिए, ऑल क्लियर। गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चंस करने वाला हूं मैं, मेरे को बताओ फटाक से, ऑल क्लियर आ रही है? ऑल क्लियर ना? राइट, चलो सब ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय, हां किस पर थे? जैव विविधता अधिनियम, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट।
ये कब आया? 2002 में आया। ये बिल्कुल नहीं भूलना, वार्निंग है आपको, नहीं तो एग्जाम में रिजल्ट में 1-2 नंबर गड़बड़ हो जाएगा। तो जैव विविधता अधिनियम पूछे दोस्तों तो 2002 में आता है, जैविक संरक्षण के लिए आता है। जैविक संरक्षण अधिनियम के लिए की बात करें तो 2002 में आता है। जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। यह बात ध्यान में रखना। इसको मैं और याद करवा देता हूं। देखिए यहां पर 22 मार्च जब हम याद करते थे तो मैंने आपको बताया था 22 अप्रैल और 22 मार्च और 22 मई तीनों पर्यावरण से संबंधित हैं। 22 मई ये तीनों ही पर्यावरण से संबंधित है। मेरे साथ बताइएगा, ये दोस्तों आपके जल दिवस की बात करता है। 22 मार्च जो है जल दिवस, एनवायरमेंट का सबसे तगड़ा क्वेश्चन कि जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। पृथ्वी दिवस, एनवायरमेंट में ही पृथ्वी आती है, पृथ्वी दिवस अर्थ डे मनाते हैं हम आपका 22 अप्रैल। और जैव विविधता दिवस क्या है? जैव विविधता दिवस दोस्तों हम ये मनाते हैं आपके 22 मई को। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इसमें हमने 1 महीना जोड़ दिया, इसमें हमने 1 महीना जोड़ दिया, है ना? 22 मार्च से 22 अप्रैल, 22 अप्रैल से 22 मई। तो याद हो जाएगा ना, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। जल दिवस, वाटर डे, अर्थ डे एंड बायोडायवर्सिटी डे। राइट? गलत तो नहीं है, ये तीनों चीजें हो गई। क्वेश्चंस पर आऊं। क्वेश्चंस पर आने से पहले क्यूपिटेट स्पेशल समरी देख लेते हैं, तो त्वरित जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको देख लेते हैं। शब्द का जनक कौन है? बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का वॉल्टर जी रोशन 1985। वैज्ञानिक पहचान किसने दी है? 1988 में एज अ जनक के रूप में कह सकते हो। तो मैंने कहा 1988 में एडवर्ड विल्सन। आगे बढ़ाया, इसको पहचान देने वाला कोई व्यक्ति है, वैज्ञानिक पहचान देता है। भारत का प्रमुख क्षेत्र जो है जैव विविधता में शांत घाटी केरल में है। और विश्व में आप जानते ही हो विषुवत रेखा, और अगर पृथ्वी में वनों की बात करें तो अमेजन वर्षावन जो आपको पता है, और मैग्रोव क्षेत्र का सबसे बड़ा पार्ट सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल जहां पर रॉयल टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है ना? और अधिनियम जैव विविधता का आया है 2002 में, और दिवस जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। एक और चीज आपको मैं बता दूं यहीं पर, पृथ्वी में अगर आप जैव विविधता के हॉट स्पॉट की बात करो, यहां पर यह भी लिख लेना, हॉट स्पॉट की बात करो तो कितने हैं? 4 हॉट स्पॉट भारत में जैव विविधता के हैं। अब क्यों बना रहे हो सर्किल, मुझे ये बताओ जल्दी से, आवाज अभी भी क्लियर नहीं है। जैव विविधता के 4 भारत में हॉट स्पॉट हैं, बताइए। बहुत बढ़िया, अगर आप बात करते हो, ठीक है, अभी हाँ क्लियर है। हाँ और क्या? देखो भाई, जब सिंपल सी चीज हम कहते हैं, एक तो हिमालय वाला हो जाता है, एक पश्चिमी घाट हो जाता है, एक आपका हिमालय, एक पश्चिमी घाट, एक इंडो बर्मन क्षेत्र और एक सुंडालैंड हो जाता है। ठीक है? तो 4 याद रखो, अभी क्वेश्चन में कराऊंगा। आर यू रेडी? अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके। ये रहा, देखो सबसे पहले जैव विविधता पढ़ा, तो जैव विविधता से 25 क्वेश्चन करेंगे, 24 से 25 कॉन्सेप्ट करेंगे। एक स्लाइड में 2 क्वेश्चन यहां पर दिखेंगे, वो टॉपिक से अलग भी हो सकते हैं, चूंकि थोड़ा टास्क आपको देंगे। और याद रखो, इसके बाद एक हम करेंगे पूरा मॉडल पेपर। तभी मैंने आपसे कहा है कि ये वीडियो केवल जैव विविधता से 15 नंबर लेकर नहीं आएगी। ये वीडियो 15 नंबर अगर लिखा है तो प्रश्नों के साथ में आपको पूरी तैयारी करनी है। तो क्या आप मेरे साथ अब 75 से 80 कॉन्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? पहले जैव विविधता के हम 25 कॉन्सेप्ट करेंगे, 24 से 25। आर यू रेडी? एक बार मेरे साथ हैंड्स अप करो और फिर मैं चलता हूं दोस्तों। यहां पर पहला क्वेश्चन, जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वॉल्टर जी रोसन। वॉल्टर जी रोसन, देखो यहां रोसन आ गया लिख के, तो वॉल्टर जी रोसन यहां पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ हो जाएगा। 1985 में किया था, जो हमने आपको बताया था कि 1985 में बायोडायवर्सिटी
जैव विविधता का प्रयोग वॉल्टर जी रोशन ने किया। क्लियर है? चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो पॉइंट पर आते हैं दूसरा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिए, ये 4 तरह के राष्ट्रीय उद्यान और हैं, इनको समझ लीजिएगा। कान्हा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा कहां है? मध्य प्रदेश में है। दुधवा कहां है? ये उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर खीरी में है। ठीक है ना, लखीमपुर खीरी में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये उत्तराखंड में है। ये कहां पर है? ये उत्तराखंड में दिख रहा है। और राजा जी कहां है? ये भी आपके उत्तराखंड में है। ये भी उत्तराखंड में है। ध्यान दीजिए, याद रखना है कि इसका जो नया नाम है, नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। रेड डेटा बुक जो है कौन जारी करता है? रेड डेटा बुक की बात अगर करें, WWF, IUCN, UNEP, यूनेस्को, तो ये जारी करता है IUCN। IUCN का मतलब इंटरनेशनल यूनियन, क्या है? C फॉर क्या है? कंजर्वेशन, और N फॉर नेचर, फॉर ऑफ लगा लो, है ना। तो इसका मतलब यहां पर है IUCN एक संस्था है प्यारे साथी, और ये संस्था का यह एक संस्था है जो संकटापन्न जो प्रजातियां हैं, विलुप्त होने वाली प्रजातियां या विलुप्त के कगार पर प्रजातियां हैं, उनका डेटा जो है क्या है? एक रेड डेटा बुक में जारी करता है। रेड डेटा बुक में ये IUCN तो है, इसका मुख्यालय पूछता है तो मुख्यालय कहां पर है? ये दोस्तों है ग्लैंड में है। ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। क्लियर है? हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? अब ऑप्शन देखना पड़ेगा कि भारत में या विश्व के संदर्भ में। कश्मीर घाटी नाजीना, सुरमा घाटी नाजीना, फूलों की घाटी नाजीना, शांत घाटी। जी हां, शांत घाटी कहां है? केरल क्षेत्र में है। क्लियर है? अभी एक स्लाइड में 2 क्वेश्चन चल रहे हैं। जैसे जैव विविधता का खत्म होगा ना 25 क्वेश्चन का, 24-25 का, वैसे ही हम एक स्लाइड में 4 क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब और मजा आएगा। 5 नंबर 6 नंबर बताओ, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये वाला क्या बनाते हैं बताओ? ये इसको मनाते हैं वाटर डे। वाटर डे मनाते हैं, जल दिवस। इसको मनाते हैं अर्थ डे। अर्थ डे मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। इसको मनाते हैं बायोडाइवर्सिटी डे। बायोडाइवर्सिटी डे यानी 22 मई। इसको मनाते हैं एनवायरमेंट डे यानी पर्यावरण दिवस। अगला है स्वस्थाने, इंसिटू, संरक्षण का उदाहरण नहीं है। अब ये स्वस्थाने अगर नहीं जानते हो ना, तो पर्यावरण की प्लेलिस्ट बनाई है, पहली वीडियो मैराथन ली थी मैंने, याद है? किसने किसने ली है? लाखों में जा रही है वो वीडियो, और उसमें मैंने मैक्सिमम टॉपिक, तभी तो मैं कहता हूं ना, ऐसे ही थोड़ी ना कह दिया धीरज भैया ने और हो गया। एक वीडियो में लोग एक टॉपिक पढ़ाते हैं, मैं 1000 टॉपिक पढ़ाने की दम रखता हूं, और लास्ट में जब 20 वीडियो में दे दूंगा, उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि एक मैराथन ले आऊंगा, और प्रैक्टिस की वीडियो तो हजारों हम दे देंगे, आपको चिंता नहीं करना। तो इसलिए स्वस्थाने और हमने वाह स्थाने पढ़ाया, उसमें बहुत अच्छे से देखना जाके। स्वस्थाने किसे कहते हैं? जो जीव जंतु अपने प्राकृतिक आवास में रहे, स्वस्थाने उसे कहते हैं। ठीक है ना? तो जीव जंतु प्राकृतिक आवास राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व है। लेकिन जो बॉटनिकल गार्डन है, ये दोस्तों वाह स्थाने का है। यही तो पूछा है कौन सा? स्वस्थाने का मतलब ऐसे जीव जंतु जो अपने प्राकृतिक आवास में रहे। तो यहां पर जो है बॉटनिकल गार्डन जो है, ये वाह स्थाने का है। वाह स्थाने का एग्जाम्पल है। क्लियर है? याद रखिए प्यारे। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आता है 7 और क्वेश्चन आता है 8। 7 नंबर की जब आप बात करते हो
तो आप यही कहते हो कि भारत में हॉट स्पॉट की संख्या, भारत में हॉट स्पॉट की संख्या 4 है। 4 अगर नहीं पता है तो लिख लो भैया 4। देखो 4 अगर लिखना चाहते हो, लिखना चाहते हो, बोले सर लिखा दो हमें, कभी कभी ये भी होता होगा। हिमालय क्षेत्र है ना, हिमालय क्षेत्र ये हो गया, यहां पर लिखा देता हूं, तीसरे नंबर पर लिखूं जिससे कलर चेंज कर लूं, सुंडालैंड क्षेत्र, कलर चेंज, इंडो वर्मन क्षेत्र, और कौन सा है, पश्चिमी घाट क्षेत्र। ठीक, पश्चिमी घाट क्षेत्र दोस्तों, ये बात याद रखिए 4 है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, लखीमपुर खीरी। कोई यहां से है बताओ, कोई यहां से है, कोई यहां से है, कहां कहां से हैं आप सब। चलो, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आप सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करोगे तो आप यही कहोगे कि सनलाइट महत्वपूर्ण है, सूर्य का प्रकाश महत्वपूर्ण है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फॉर ब्रिलियंट। संकटाग्रस्त जातियों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। जब घोर संकट आता है तो गुलाबी, लेकिन जब आप संकट की बात करते हो तो आप यही कहते हो कि माफ कीजिएगा लाल नहीं है, लाल नहीं है तो फिर आप गुलाबी ही रखेंगे, क्योंकि आपको पता है रेड डेटा बुक में जारी होता है। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन सही है। जब घोर संकट आता है तो दोस्तों उसको गुलाबी, जब आप कहते हो संकट, जब आप कहते हो नॉर्मल, जब आप कहते हो सामान्य, तो अलग अलग कलर हैं। तो यहां पर पिंक है, बिल्कुल सही। अगर पिंक ना होता तो फिर लाल हमें ढूंढना पड़ता, लाल नहीं है तो पिंक आप लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया और एगमार्ग का संबंध किससे है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, जिससे वन्य जीवों को संरक्षण मिले। दोस्तों एगमार्ग का संबंध किससे है, यूपी टेट का बहुत चुनिंदा प्रश्न है। अब देखो ये जैव विविधता से अलग है, लेकिन हमने कहा ना कि क्वेश्चन आपके हम पूरे करवाएंगे। एगमार्ग जो है आपके गुणवत्ता से संबंधित है। कई बार एग्जाम में यह पूछा जाता है कि किसकी गुणवत्ता, एग्रीकल्चर की, कृषि उत्पाद की। तो कृषि उत्पाद में एक हॉलमार्क होता है जो पैकेजिंग से संबंधित, यानी पैकेजिंग तो ऑप्शन है लेकिन गुणवत्ता की बात करेंगे, गुणवत्ता से संबंधित है। आंसर किसके साथ, ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ हो जाएगा। बोलो क्लियर बात यहां तक या नहीं, आगे बढ़े। मेरी बात को समझे प्यारे साथी, हाँ जी, ठीक बात या नहीं। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ूंगा मैं यहां पर, ठीक है। चलो लखीमपुर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन आता है 13-14। 13 नंबर कहता है गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस वन्यजीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। गिर जो है वो एशियाई शेर के लिए है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में ये पूछता है कि गिर जो है, देखो यहां तो शेर, आपको पहली बात तो ध्यान रखना है, यहां तो आपको एक ऑप्शन दे दिया है कि शेर, कभी कभी बाघ ऑप्शन होता है, तो ऐसा लगता है ना कि गिर बाघ से संबंधित है। और मैंने अपनी वीडियो में हमेशा याद रखा देखा है कि भाई बाघ बच्चे बहुत लगाते हैं, है ना, ये बात ध्यान में रखो। चलो अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे, और अगला फैक्ट है उससे पहले ये है, हाँ बिल्कुल सही बात है। और गिर जो है ये कहां है, गुजरात में। कैसे याद रखो कि गा से गिर, गा से गुजरात, क्लियर है। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। क्या है, उत्तराखंड। और उत्तराखंड की बात करेंगे तो ये रैणी गांव से संबंधित है, क्योंकि चमोली जिला जो है लगभग सब जानते हैं, गांव जो है थोड़ा सा भूल जाते हैं। चमोली जिला पहले जब हुआ था ये तो उत्तर प्रदेश में ही संबंधित था। सुंदरलाल बहुगुणा
और ये 1970 से 72 के दशक में होने वाला आंदोलन है, याद रखिएगा। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है बताओ, नया क्वेश्चन लो भाई। इंसुलिन की प्रकृति क्या है दोस्तों, आपको बताना है। इंसुलिन वेटिंग एंड वेस्ट दोस्तों याद होगा ना, प्रोटीन की बात करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी। संकटग्रस्त प्रजातियों को सूचीबद्ध करने की संस्था का मुख्यालय कहां है, लो नया क्वेश्चन। पर यह आसान होगा क्योंकि बताया है कि आईयूसीएन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है, बताया। और अगर बताया है तो यही तो है आईयूसीएन, संकटग्रस्त। आईयूसीएन नहीं बताया यहां पर भाई, संकटग्रस्त को जारी करने वाली जो संस्था है वो आईयूसीएन ही है। आईयूसीएन जो है ये है आपका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड की बात करता है। किस जगह के फ्लोरा और फौना क्या सूचित करते हैं, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा की बात करेंगे तो क्या है, फौना की बात करेंगे तो क्या है। फ्लोरा एंड फौना दोस्तों पेड़ पौधे और जीव जंतु, ध्यान दो। फ्लोरा जो है ये पेड़ पौधे होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ ले। और फौना जो है ये जीव जंतु है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ ले अलग से। तो फौना जीव जंतु, फ्लोरा पेड़ पौधे। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बायोडीजल तैयार करने के लिए किसका उपयोग, रतन ज्योत या जेट्रोफा, ठीक है, जेट्रोफा पौधा होता है, इसलिए विकल्प बी। विश्व पर्यावरण दिवस आसान है बताया दोस्तों, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। और यहां बात करते हैं दोस्तों भारत के किस राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, तो नंदा देवी है उत्तराखंड में है। अगला, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है, और भारतीय उपमहाद्वीप के जल में पाई जाने वाली 5 समुद्री कच्छप प्रजातियों में सबसे अधिक संख्या किसकी है, लो नया क्वेश्चन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, आसान है दोस्तों। और भारत में जब आप कच्छप की बात करते हो तो ये कछुआ है। कछुआ जो है ये इसकी प्रजाति है ओलिव रिडले। ओलिव रिडले जो है ये प्रजाति कहां पर मिलती है, किस राज्य में, ओडिशा राज्य में मिलती है। और किस अभ्यारण्य में, भितरकनिका, माफ कीजिएगा, भितरकनिका जो है आप जो है वहां पर आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो आप, हाँ, उड़ीसा में चिल्का वाला पार्ट जो आ जाता है, ठीक है, ओके। चलो पॉइंट को नोट किया जाए, नोट हो गया है तो अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 और 24, आप सब रेडी हो, मेरे को बताओ। 50 क्वेश्चन का जो मॉडल पेपर आ रहा है जहां पर मिक्स सम पॉइंट को डिस्कस करेंगे, मिक्स पॉइंट को डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन झंडा गाड़ देना है दोस्तों। आप सभी से निवेदन है, सभी भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिकाएं और वर्तमान सेवारत शिक्षक और शिक्षिकाएं, 50 कॉन्सेप्ट दोस्तों, और ऐसे रहेंगे। देखो, पर्यावरण के 19 प्रश्न रहेंगे, पर्यावरण पारिस्थितिकी के, भूगोल, पूरा हमने सेट ऐसे तैयार किया है जिसमें हम पाठ्यक्रम का ब्लूप्रिंट आपको दिखा रहे हैं। 14 प्रश्न पृथ्वी और भूगोल के, पृथ्वी विज्ञान और भूगोल के, सामान्य विज्ञान जीव विज्ञान के 11 प्रश्न और राज्य व्यवस्था और विविध के 6 प्रश्न। यही ईवीएस का पूरा सिलेबस है। ईवीएस के इस सिलेबस में मैंने हर स्लाइड में 4-4 कॉन्सेप्ट रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप रेडी हो, एक बार हैंड्स अप करो। सबसे पहले, उससे पहले ये जैव विविधता के 2 अंतिम क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी बताओ, ठीक बात, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो, 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 बहुत सुंदर। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड है। और भारत के किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी गर्म स्थल, हमने आपको बोला था ना, पश्चिमी घाट दोस्तों, भूलना मत, ये उसी क्षेत्र से संबंधित है। थार मरुस्थल मार रहे हो,
वाह वाह वाह, क्या बात है। पारिस्थितिकी गर्म स्थल, पारिस्थितिकी गर्म स्थल में थार मरुस्थल, मैंने रेगिस्तान पूछा था। अरे भाई पश्चिमी घाट मारोगे यार, पश्चिमी घाट मारोगे, क्योंकि इकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जैव विविधता, हॉटस्पॉट से पढ़ रहे हैं ना। थार घुसेड़ दो, थार तो हमने हॉटस्पॉट में भी नहीं बताया, 4 स्थान बताए हैं, गर्म स्थल थार घुसेड़ रहे हो। वाह दोस्त, रेगिस्तान पूछा है क्या है, रेगिस्तान पूछा है, शुतुरमुर्ग हो जाते हो एकदम से। चलो अगले पॉइंट की बात करेंगे। तो ये है, अब देखो जो भी क्वेश्चन मिलेगा इसमें 50 क्वेश्चन में रिपीटेड भी कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे पहला क्वेश्चन ही यहां पर रिपीटेड होगा। सबसे पहले पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर हम बात करते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम? 5 जून। अब लास्ट में ध्यान रखना 50 कॉन्सेप्ट करेंगे, उस पर ध्यान। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अब ध्यान देना, 2 क्वेश्चन यहां पर नोट कर लेना माइंड में। पहला, पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले एजी टांसले, और अगर पूछा जाए भारतीय, इंडिया में भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, यह है रामदेव मिश्रा, आर मिश्रा हैं। तो रामदेव मिश्रा लिख लेना, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, और पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग एजी टांसले। ठीक, अब अगर हम बात कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर बात कर रहे हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत, तो हम कहें क्षोभ मंडल, इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और दोस्तों इसी को कहा जाता है संवहन मंडल, है ना। इसी में जो भी मौसमी परिवर्तन की घटनाएं होती हैं, मौसमी परिवर्तन की घटनाएं होती हैं, वो इसी में होती हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, ये बात याद रखना, समताप मंडल में पाई जाती है। इसको कहते हो आप स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल में पाई जाती है, तो वायुयान उड़ाने की उत्तम दशा भी इसी में है, वायुयान उड़ाने की उत्तम दशा भी इसी में है। दोस्तों आंसर यही वाला जाएगा। अगला, चिपको आंदोलन बढ़ाया भी, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी। अगला 6, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो 1986 कितने लोग मारेंगे? कितने लोग 1986 मारेंगे दोस्तों, जब आप पर्यावरण संरक्षण की बात करोगे? पर्यावरण संरक्षण, बहुत बढ़िया। यह प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता है कि 73 हो जाएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता है कि यह असम में है। क्लियर है, ये बात याद रखना। अगला कॉन्सेप्ट, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, और किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? 9 नंबर 10 नंबर, कम ऑन। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है, और किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल की वजह से हरे होते हैं। क्लोरोफिल उपस्थित है तो हरे हैं। अगर पौधों में कौन सी धातु होती है, तो आपको पता होना चाहिए, वो मैग्नीशियम होती है, Mg होती है। क्लियर है। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। तो इसका क्वेश्चन आंसर जाएगा बी ऑप्शन। ध्रुव तारा, तेजी से देखो, मेरा वेट मत करो कि कहां पर मैं पढ़ रहा हूं, आगे भी देखो। ध्रुव तारा आप हमेशा कहते हो उत्तर में निकला हुआ तारा, चमकता हुआ तेजी से तारा ध्रुव तारा होता है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। भाई मैंने पूरे वीडियो में नहीं कहा कि आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। क्या आप बनता नहीं है, ये वीडियो डिजर्व नहीं करती है कि कम समय में सारा कंटेंट दे देता हूं? अगली वीडियो आएगी तो लगभग 5 टॉपिक कवर करा दूंगा और 100 से 150 क्वेश्चन करा दूंगा। चिंता तो करने की बात है नहीं, पर डिजर्व अगर करता है आपका भाई धीरज द्विवेदी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को यह बता देना कि भैया आपका पढ़ा रहा है, बस बात इतनी सी है ना। सारा का सारा अनुभव आपके अंदर हम रख देंगे, है ना। आ जाओ। फूलों की घाटी कहां है? उत्तराखंड में है। शांत घाटी कहां है? केरल में है। कुल्लू घाटी कहां है? हिमाचल में है। मनाली कहां है? हिमाचल में है ना। ऐसे ही दोस्तों, जब फ्लावर्स वैली पूछे उत्तराखंड, फूलों घाटी पूछे की बात उत्तराखंड, और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि साइलेंट वैली, तो केरल में है। सरिस्का कहां है? सरिस्का है राजस्थान में है दोस्तों, सरिस्का राजस्थान में है।
और दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताया दोस्तों सूर्य का प्रकाश। सुनामी की उत्पत्ति दोस्तों, सुनामी एक ऐसा शब्द है, जापानी शब्द है। सुनामी की उत्पत्ति क्या होती है? समुद्र के भीतर आने वाले भूकंप। जब आप सुनामी की बात करते हो तो पानी का, या हम कह सकते हैं कि जो पानी भाई उठता है या गिरता है, तो मैं यही कह सकता हूं कि समुद्र के भीतर आने वाला जो भूकंप है, ठीक है ना, भूकंप है, वही तो हो सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कभी कभी हम सी लगा देते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, 20.93, CO2 दोस्तों 0.03% और आर्गन दोस्तों 0.93%। नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज है 78%। ये है इसका परसेंट, ये है इसका परसेंट, ये है इसका परसेंट, देखो लिखा है। मेरी बात को समझ गए? तो ये इतना क्यों लिखूं मैं फटाक से, है ना। तो ये तो नाइट्रोजन हो गया, ये हो गया आपका आर्गन, ये हो गया आपका CO2 और ये हो गया आपका O2। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य गैस कौन सी है? जो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा दे वही ग्रीन हाउस में मुख्य गैस है। बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान अभी बता के आया हूं, देखो क्वेश्चन अलग है। मैंने वहां बताया था कि गिर में एशियाई शेर, और ध्यान रखना कई बार ये पूछ लेता है शेर, शेर दो तरह के, एक अफ्रीकन एक एशियाई, तो शेर के लिए प्रसिद्ध है न कि बाघ के लिए, एशियाई शेर। अगला इंसुलिन बताया दोस्तों प्रोटीन है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये है आपके पराग कणों में और पराग कोषों में। दो ऑप्शंस में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इससे पहले मैंने अपनी प्लेलिस्ट बनाई है ना, तो उसमें इसको हमने बड़ा अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है। किसको? इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो जब भी दोस्तों पौधों में अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो आपको याद रखना है कि पराग कोष ही होता है। तो यहां कंफ्यूजन खत्म। अब देखो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता, अब देखो प्राथमिक जो उपभोक्ता है वो उत्पादक को खाएंगे। उत्पादक को खाएंगे तो पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक, पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। और जब पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं तो पेड़ पौधों को खाने वाला जो समुदाय है वो हमारा शाकाहारी होगा। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर पैरासीटामोल दिया जाता है, आपको पता है। अगला दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, वेरोमीटर, थर्मामीटर, तो हम कहते हैं लैक्टोमीटर यूज करते हैं। विश्व ओजोन दिवस बहुत बार बताया मैंने, 16 सितंबर को मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस हम मनाते हैं 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन परत कहां पर है? समताप मंडल में। समताप मंडल में जो है परत है दोस्तों, ये बात याद रखना। भारतीय संविधान में विधि का शासन कहां से? बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। यूपी टेट में पॉलिटी अलग से पढ़नी पड़ती है, तो पॉलिटी को गलती से भी छोड़ना नहीं है। पॉलिटी को गलती से भी छोड़ना नहीं है। इंग्लैंड वाले कितने लोग हैं यहां पर? इंग्लैंड, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। देखो अमेरिका से मैंने लिया है आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। स्विट्जरलैंड से क्या लिया? कमेंट करके बताओ फटाक से, जल्दी से बताओ। जैसे मैंने कहा कि आयरलैंड से मैंने क्या लिया? क्या नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। एकल नागरिकता हमने कहां से ली है? कंप्लीट करके बताओ जल्दी से। लोकसभा में चुनाव हेतु अधिसूचना, तो हमने कहा भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ही जारी करता है। अगला संविधान ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 29 नंबर। चारों क्वेश्चन पहले देख लिया करो एकदम से फटाक से, जल्दी से देख लिया करो क्योंकि पूरी स्लाइड भरी हुई है। 24 जनवरी 1950, बिल्कुल सही बात है। तो लोगों ने कहा कि सर ऑप्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे क्वेश्चन ही एग्जाम में पॉलिटी से पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन ईवीएस में पॉलिटी से, 4 से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन रहेंगे। मेरी बात को समझो, 5 प्रश्न रहेंगे पॉलिटी से लगभग, और 4 प्रश्न से 5 प्रश्न ही आपके रहेंगे विज्ञान से। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? बाद बाकी पूरा मिक्स आएगा। गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से। भारत में कौन सी एजेंसी प्रदूषण को मापती है?
तो प्रदूषण को मापने के लिए जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ध्यान दो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दोस्तों, जो पॉल्यूशन बोर्ड है वो आपका यही है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ही जो है भारत में प्रदूषण को मापता है। जल में प्रदूषण को मापने के लिए कौन सी माप की जाती है, कमेंट करो। उसे कहा जाता है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल में उपस्थित हम ऑक्सीजन को अगर हम माप लें कि जल में कितनी ऑक्सीजन है, वही हो जाता है कि वो जल साफ है, वो जल इतना गंदा है। काटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, बताओ हवाई द्वीप में। 32 नंबर, समझ गए ना। ये वाला फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम में 31, जिस पर मैं लगा रहा हूं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरी बात को समझ रहे। अब एंडीज वाले जितने भी लोग हैं, क्या है, एंडीज वाले जितने भी लोग हैं वो बताएं। सर एंडीज, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एंडीज जो है हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सर कहां पर है दक्षिणी अमेरिका? अरे बताया तो दक्षिणी अमेरिका। एंडीज में आप दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका देश, देश कौन सा पड़ेगा? टोपैक्सी, हाँ इक्वाडोर। एंडीज जो है इक्वाडोर में आती है, एंडीज जो है साउथ अमेरिका में आती है, दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज, माफ कीजिएगा, जो एंडीज पर्वतमाला टाइप की है ना, काटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। जागृत किसको बोलते हैं? जागृत कहते हैं प्यारे साथी उसको जो परमानेंट उद्गार में हो। चलिए, सक्रिय है। तिब्बत में सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो दोस्तों भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। ये बात याद रखना है दोस्तों। कई बार एग्जाम में 33 नंबर ये पूछा भी गया है और कई बार एग्जाम में ये गलत माना जाता है, याद रखना है, बहुत बार पूछा गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सर अब देखो मेरी बात को समझो, यही 2 क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं। हमारी बहनें, हमारे भाई और जो भी बहुत सारे लोग ब्रह्मपुत्र को भारत में क्या कहते हैं, अरे मेरी बात सुनो, यही समझो। कहते हैं ब्रह्मपुत्र भारत में क्या कहते हैं। अब एक कमेंट आया, यहां एक कॉन्सेप्ट समझ लो। गंगा और ब्रह्मपुत्र से एग्जाम में ये पूछ लेता है कि कहां पर कौन सी नदी को क्या कहते हैं। 2 चीजें जान लो, एक इसके बारे में जान लो, एक इसके बारे में जान लो। देखो, जब आपसे ये पूछा जाए कि गंगा कहां से निकलती है तो गंगोत्री, लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि गंगा जाती कहां है तो आप ये कहते हो कि ये जो है ना, ये जो है ना, ये ऐसे जाती जाती है पश्चिम बंगाल, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में गिर जाती है ना, पश्चिम बंगाल जहां बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि गंगा, चलो ठीक है, ये सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है, लेकिन जब गंगा बांग्लादेश में गुजरती है तो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं। प्रश्न अगर आपके पास कलम हो तो नोट कर लेना कि देखो भाई, जब गंगा की बात हो रही है तो इसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है ना। और अगर इसको देखें तो इसको जमुना कहा जाता है। तो ये क्या है? ये बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इसके नाम जो है गंगा का पद्मा है, ब्रह्मपुत्र का जमुना है। कंफर्म? कोई समस्या बताइए? हाँ, ओके, मेरी बात को समझ गए? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। लेकिन एक और प्रश्न आ जाता है, जब इन दोनों को मिला दो तो क्या हो जाता है? तो उसको कहा जाता है मेघना। इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। इसके साथ अब आ जाओ 34 नंबर पर। अब तिब्बत में हमारा कौन सा आंसर हो गया? सांगपो। अब एक और चीज यहीं पर बता देता हूं अगर और थोड़ा सा जाना चाहो। तिब्बत में ये निकलती है, लेकिन अगर ये पूछा जाए ब्रह्मपुत्र भारत में कहां से प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है, ठीक है ना, प्रवेश करती है। और वो दर्रा कौन सा होता है? यांगयाप दर्रा।
तुम्हें यांग्याप दर्रा। तो अगर पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है, किस राज्य से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से। किस दर्रे से प्रवेश करती है, यांग्याप दर्रा। तिब्बत में किसे जानते, क्या नाम है इसका, तो सांगपो है। भारत में क्या है, जमुना है। वो भारत में क्या है, ब्रह्मपुत्र है। बांग्लादेश में क्या है, जमुना है। गंगा और जमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र या जमुना को साथ में मेघना, गंगा को बांग्ला में पद्मा, कहां गिरती है, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर, और एक भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। जाने कितना क्वेश्चन। 34 नंबर पर आ जाओ। समझ में आ गया? ठीक है, पूनम जी बताइए। पूनम कह रही कि मैंने सीडीपी की बुक मंगा ली है, आपकी बहुत अच्छी है। बताओ अच्छी लगी आपको? सीडीपी यूपीटेट बुक बाई धीरज सर, गूगल पे भी डालोगे तो भी आपको मिल जाएगी, अमेजन और फ्लिपकार्ट पे। ठीक है ना? हमारे नोट्स आपने देखे हैं या नहीं? हैंड रिटेन नोट्स आ रहे हैं। एक पेपर 1 अगर आपका है और पेपर 2 आपका है, तो पेपर 1 में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। एक ही बुकलेट खरीदनी पड़ेगी, फ्लिपकार्ट और अमेजन पर कल लॉन्च हो जाएगी, या बाद में वीडियो देख रहे हो तो आप उसको खरीद लेना, वो तो लॉन्च भी हो चुकी होगी। लेकिन लाइव वाले बच्चों को बता रहा हूं, तो हम उसका अनाउंस करेंगे, है ना, अनाउंसमेंट होगा। और नहीं आपने देखा तो उसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के ही नीचे। चलो ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स ध्यान रखिएगा। चलो 34 नंबर पर आ जाओ। चलो भाई प्यारे साथी, बहुत सुंदर। चलो, मांसाहारी घास भूमि में परितंत्र में सबसे उच्च स्तर, जो सबसे ज्यादा भाई करेगा तो वो तो मांसाहारी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य घटक ऑलरेडी बताया है, एक मार्ग भी बता चुका हूं गुणवत्ता से। ठीक है, ऑप्शन ये जाएगा। अगला, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न। तो जो शाकाहारी होगा वो उत्पादक खाएगा, उत्पादक, है ना, उत्पादक खाएगा। और उत्पादक जो है वो प्राथमिक उत्पादक नहीं, श्रृंखला में शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता, यही तो है ना, प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। क्योंकि यार जो उपभोग करेगा वही तो खाएगा, तो प्राथमिक उत्पादक का तो ऑलरेडी पहले से ही जो है उन्हें ही खाएगा, हरे पौधों को, तो प्राथमिक उपभोक्ता। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के, ये थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है, तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सभा परिषद में सबसे नीचे जो है ट्रोपोस्फियर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर, जहां आंधी तूफान वर्षा यही सब होता है। फ्रांस और कौन सा है, ब्रिटेन ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। यूएसए, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 40, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आप है मध्य प्रदेश में है। ग्रीन मफलर, बहुत अच्छा प्रश्न है, ग्रीन मफलर, तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, साउंड पोल्यूशन से संबंधित है, ये बात याद रखिए। मानव विकास के क्रम में 2 पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है, 2 पैर पर चलने के लिए सबसे बड़ा लाभ क्या है, बताइए। ठीक बात। अब देखो, अगर देखा जाए यहां पर हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, शरीर की अच्छी आकार, शरीर का भार कम नहीं, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञा के अनुसार कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन ही सिग्नल भेजता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से परत बचाती है, तो वो ओजोन परत हो गया दोस्तों, इसको O3 कहते हैं, O2 + O बराबर O3, है ना। चलिए अगला, किस परितंत्र में तत्वों का चक्रण, लास्ट के 5 क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट के 5 क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। हर बहन हर भाई, भाई वीडियो को लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद। सर मैंने सीडीपी की बुक मंगाई है, बहुत अच्छी है, बस नोट्स के लिए कितने लोग तैयार हैं,
नोट्स के लिए हैंड एक बार रेज करो और उसका उसका लुक भी देखना चाहोगे। कितने लोग ऐसे हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 का लुक देखना चाहते हैं? चलो मैं दिखाई देता हूं तुमको, लुक मिल जाए, है ना। थोड़ा पेपर 1 का और पेपर 2 का लुक दिखा देता हूं। एस 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 एस, कितने लोग बेताब हैं? उसका कवर पेज का लुक दिखा दूं? कितने लोग जो हैं बेताब बैठे हैं? देखो यार, ऐसा होता था ना, बुरा बिल्कुल नहीं मानने की आवश्यकता है। देखो जो बैच में होंगे मैं उनको फ्री में दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ऑलरेडी। लेकिन प्यारे साथी, एक चीज होती है ना, कभी कभी क्या होता है कि आप ज्ञानी तो हैं, मैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं समझता हूं, पर है क्या एक्चुअल में, आप ज्ञानी तो हैं, आप आपके पास कंटेंट तो है, पर वो क्या ना, वो आप तक पहुंच ना पाए। तो व्यस्तता ज्यादा होने के चक्कर में मैं किताबों को थोड़ा कम लिखता हूं। मेरी किताबें लगभग देश में 7 से 8 किताबें चलती हैं, है ना, पिछले कई सालों से। लेकिन प्यारे साथी, मैं आपसे यही कहता हूं कि किताबों को थोड़ा मैं कम लिखता हूं, समय नहीं होता। तो इसलिए क्या ना, कुछ चीजें आपके लिए मैंने करी हैं। तो आपने देखा होगा कुछ मैंने क्लासेस को कम किया, उसमें से बचा के दिन रात मेहनत करके कुछ कंटेंट लिखा। और उस कंटेंट को जब आप देखोगे यहां पर, तो आप जैसे ये है, ये गणित विज्ञान का है ना। पेपर 1 की अगर आप बात करोगे तो देखो हैंड रिटेन नोट्स आ रहे हैं। बाल विकास शिक्षा शास्त्र है, भाषा हिंदी 1 है, अंग्रेजी और संस्कृत दोनों भाषाएं इसी में है, गणित है और पर्यावरण है, जो पेपर 1 का पूरा स्वरूप। 5 सब्जेक्ट आते हैं, मैंने 6 सब्जेक्ट दिए, अंग्रेजी और संस्कृत दोनों ही मैंने दिए हैं इसमें। सामाजिक विज्ञान में हैंड रिटेन नोट्स आ रहा है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, भाषा 2 में अंग्रेजी संस्कृत, भाषा 1 में हिंदी और सामाजिक विज्ञान पूरा हैंड रिटेन नोट्स आ रहा हूं उस पर, ठीक है ना। और गणित विज्ञान में भी हमारे यूपीटेट ऑल इन वन पेपर 2। तो टाइम लगता है चीजों को। सर बाई कैसे करें, कल लॉन्च करेंगे, है ना, ठीक है, कल मे भी पॉसिबल है, कल हम लॉन्च कर दें इसको, क्योंकि अभी फ्लिपकार्ट और अमेजन पर हम बात कर रहे हैं, तो एक डेट आती है तो उस पर लॉन्च हो चुका होगा, अगर आप बाद में देख रहे होगे। बिहू जो है ये असम में है। ये अगर 45 नंबर की जब आप बात करते हो, क्या सर, जब आप 45 नंबर की बात करते हो तो इसमें भू रासायनिक, हाँ ठीक है, ओके ठीक है, ओके, हाँ हाँ आप बिल्कुल लॉन्च हो जाएगी, परेशान मत हो। चलो, कवर पेज कैसा लगा आपको ये बताओ केवल, कवर पेज कैसा लगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश वैग, ठीक है, वही वाला समताप मंडल हो जाएगा। अलग क्वेश्चन है, 48 नंबर देखो, 48 नंबर की बात करेंगे, जल की गुणवत्ता। और लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर। अनुराधा, बैच में कब मिलेगी? बैच में मिलेगा आपको सब कुछ लॉन्च होने के बाद, पहले नहीं मिलेगा। चलो, पेड वाले क्लास में ऑलरेडी पेड बैच में दे दी जाएगी फ्री में। सीफा कंप्यूटर केयर कह रहे हैं कि सर आप बुक खुद लिखते हैं नहीं, मेरे पास एक भूत बैठा होता है, मैं बोलता जाता हूँ वही लिखता है। समझ में आया? और जिसकी सीडीपी की बुक आ गई है वो सारे लोग अपने 5 स्टार रेटिंग के साथ एक फोटो क्लिक कर दें, अपनी बुक का डाल दें, जिससे हम आपका कमेंट अमेजन पे पढ़ पाए, या कहां से आपने ली है उसका रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग देके अपने ऑर्डर में जाना जहां से मंगाई हो, उसमें सीडीपी का बुक हो या फिर कोई भी चीज हो आपने मंगाई हो, तो उसमें अपना फोटो डाल देना, यानी बुक का फोटो क्लिक करके ऐसे डाल देना, जिससे हम आपको आपके कमेंट्स को पढ़ पाए। चलो, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? ये एच
W आपका ये है और HW आपका ये है, ये बात याद रखना है, मेरी बात को समझें। और गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में जितने भी लोग हैं वो मैंने आपको इस चैप्टर को पूरा पढ़ाया, जिसमें हम हैंड रिटेन नोट्स देंगे वो गारंटी से सफलता का टीचर्स बैच है। टीचर्स बैच में अभी भी ज्वाइन नहीं हो पाए हो तो ज्वाइन कर लेना। इस टीचर्स बैच में कंप्लीट बैच, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट बुक, सब कुछ इसी बैच में है। केवल पेपर 1 की अगर आप बात करोगे तो ये पेपर 1 आपका 499 में है, पेपर 2 499 में है और पेपर 1 एंड 2 699 में है। अगर ये अभी आप ज्वाइन करते हो तो वहां पर एक अप्लाई कूपन कोड होगा, यूपी टेट कैपिटल लेटर में डाल देना बिना स्पेस के, कैपिटल लेटर में अप्लाई कूपन कोड, तो इनसे भी प्राइस नीचे आ जाएगा। एक बार पेड करना होता है, ये ट्रांजैक्शन फीस है, दोबारा ना किसी महीने में ना किसी दिन, 1 साल तक आपका ये बैच हमेशा रहेगा। पेपर तो हो जाएगा कुछ ही दिन में, लेकिन बैच हमेशा आपका रहेगा, कभी भी कितनी बार भी पढ़ो। लाइव वीडियो छूट जाए तो आपका बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है। कंप्लीट बैच, कंप्लीट नोट्स, हर वीडियो के सेक्शन का अलग नोट्स है, किताब वाला अलग नोट्स है। 3 तरह के नोट्स में देता हूं, 4 तरह के नोट्स, माफ कीजिएगा 4 तरह के नोट्स देता हूं। वीडियो के सेक्शन में हर वीडियो के साथ नोट्स, दूसरा किताब वाला नोट्स, तीसरा हैंड रिटेन नोट्स, और चौथा हम एक सेक्शन आज बना रहे हैं रात में यूट्यूब का नोट्स। वाईटी का जितना भी नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड होगा, चिंता करने की बात नहीं है। और ये टेस्ट सीरीज जो है आपको कल प्राप्त हो जाएगी, कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी इसी में फ्री में आपको। जिससे भाई देखो टेस्ट सीरीज में तुरंत नहीं दे सकता, बहुत से लोगों का होता बैच तो ले लिया सर, टेस्ट सीरीज नहीं मिली, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। प्यारे साथी, मैं हमेशा एक काम करता हूं, मैं अंधी दौड़ नहीं दौड़ता। आप पहले दिन से ही टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपका मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा, क्योंकि आप सिलेबस तो पढ़े ही नहीं है। तो इसलिए प्यारे साथी हमेशा याद रखना है कि टेस्ट सीरीज हमेशा परीक्षा से 1 महीने पहले लगाई जाती है या 20 दिन पहले लगाई जाती है। मैं आपको 1.5 महीने पहले टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि टेस्ट सीरीज पर तब तक कदम ना रखा करें जब तक तुम अंदर से तैयार नहीं हो कि हमारा ये वाला तो यार हमने कंप्लीट ही नहीं किया, और उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएंगे तो समस्या कैसे आप करोगे यार। मेरे पास टेस्ट सीरीज के लिए इतनी बड़ी टीम है, मेरे को क्या 150 क्वेश्चन के 10 टेस्ट पेपर नहीं बना सकता। मेरी बात को समझो, 10 पेपर ही बनाने, 15 पेपर बनाने, 20 पेपर बनाने हैं, 5 दिन का काम है, 5 घंटे का काम है, एक बार लगा दी टीम, हो गया। तो आप बिल्कुल सिंपल सी चीज ये समझो कि टेस्ट पेपर हमारा मनोबल डाउन कर देता है कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, फिर हम डिटेल्ड मैटर नहीं पढ़ते हैं। ये मेरी सबसे प्राथमिकता रहती है कि मैं क्यों, कब देता हूं, कैसे देता हूं। ठीक है सर, आपके बैच का प्राइस ये रहा, ये है 499, 499, 699। अगर आपको अभी लेना है तो यूपी टेट कैपिटल लेटर में अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आता है, वहां पर डाल दोगे तो इससे भी कम, तुरंत जाके अभी ले ले। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये दिया गया नंबर जो है ना, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे 6 बजे तक अपना कॉल करके अपनी समस्याओं से निजात पाले। तो 15 नंबर पक्के वाली क्लास मैंने आपको करा दी है। कंटेंट हमारा ऐसा ही कंटेंट रहता है जिससे आपको चीजें कभी इश्यूज आपको ना हो। तो भैया ये आज के सारे कॉन्सेप्ट में आपका हमने इस कॉन्सेप्ट को ही हर हर महादेव वाला कर दिया। सभी प्यारे साथियों को नमस्ते मेरा, सभी को आदाब, सभी को जय महाकाल। दोस्तों यूं ही आप मुस्कुराते रहो, यूं ही आप सेवारत शिक्षक हैं या भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। आप सारे कंटेंट को, अभी थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूं, जैसे ही मैं लॉन्च कर दूंगा वैसे ही आप देखेंगे उड़ेगा सिलेबस, ऐसे उड़ेगा, उड़ाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखिए। सर फोन नहीं उठता, उठेगा फोन, परेशान मत हो। लव यू गाइस, थैंक यू।